अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आई एम सैयद सलाहुद्दीन और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ़िज़िक्स एफएससी पार्ट 1 के लेक्चर्स। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और फर्स्ट 3 शार्ट क्वेश्चंस भी हमने देख लिए थे। आज से हम शुरू करेंगे शार्ट क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी तो बच्चों, हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है शार्ट क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि एक स्टूडेंट ने एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से किसी चीज़ की लेंथ पैमाइश की है और उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो था वो 1 मिलीमीटर था। 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट की मदद से, इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसने मेजरमेंट की और 3 मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने 3 मुख्तलिफ रीडिंग्स निकाली हैं। एक ने निकाली है 0.2145 मीटर, एक ने 0.21 मीटर और एक ने 0.214 मीटर। तो वो कह रहे हैं इसमें से कौन सी जो है वो मोस्ट एक्यूरेट और करेक्ट है। ठीक है जी, एक्यूरेशन के हिसाब से भी हमने देखना है, एक्यूरेसी के हिसाब से भी हमने देखना है कि कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है और इस हिसाब से भी देखना है कि क्या कोई इनकरेक्ट तो नहीं है। अब हमें पहली बात कि अगर 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट हो, उसको चूँकि यहाँ पर मीटर की टर्म में लिखा हुआ है, हम वो जो लीस्ट काउंट है उसको भी मीटर की टर्म में लिखते हैं। लीस्ट काउंट जो है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर और 1 मिली जो है वो 10⁻³ के बराबर होता है। इसको हम कहेंगे 0.001 मीटर। ये हमारा लीस्ट काउंट है। देखें, जब एक इंस्ट्रूमेंट है वो इशारिया 001 वो डेसिमल के 3 पॉइंट तक वो सही एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है, तो हमारी ये जो आंसर है ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ही जाएगा, इससे आगे जा ही नहीं सकता। क्यों? चूँकि इसकी पैमाइश करने की हद ही ख़त्म है। अब ज़रा पहला आंसर देखिए, इस बच्चे ने पैमाइश कर दिया 0.2145, इसने डेसिमल के 4th लेवल तक जो है वो मेजरमेंट कर दी। क्या ये पॉसिबल है? इसने तो पॉसिबिलिटी से बाहर काम कर दिया। इट्स मीन दैट आंसर इज रॉन्ग। देखने में ये मोर एक्यूरेट था, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 थी, इसमें 2 थी, इसमें 3 थी, ये मोर एक्यूरेट था, बट ये इनकरेक्ट है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ये वाली बात तो हो गई रॉन्ग। अच्छा, फिर इन दोनों के अंदर देखें, ये 0.21 है और ये 0.214 है। इन दोनों में से जो है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं। तो हमारा ये वाला आंसर जो है ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट एंड द करेक्ट आंसर है। तो दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। जी बेटा, हमारा 5वां क्वेश्चन है वो इस ओल्ड सेइंग के मुतालिक है। ओल्ड सेइंग क्या है कि अ चेन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। कोई भी चेन जो है वो इतनी ही मजबूत हो सकती है जितना उस चेन, चूँकि चेन जो है वो डिफरेंट लिंक्स से मिलकर बनती है, छोटे छोटे लिंक्स से मिलकर बनती है। उसमें अगर एक लिंक है वो कमज़ोर है तो यकीनी बात है चेन पे जब जोर आएगा सबसे पहले वही चीज़ टूट जाएगी। तो चेन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। अपने वीकेस्ट लिंक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो नहीं हो सकती चेन मजमूई तौर पर। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह का ये आपका ओल्ड सेइंग है, आप मेजरमेंट्स के अंदर, आप एक्यूरेसी के अंदर भी यही इसी सेइंग को इस्तेमाल करते हुए आप एक्यूरेसी को बयान करें, आप मेजरमेंट्स को बयान करें। तो मैं लिखने लगा हूँ बेटा इसका ही इससे मिलती जुलती टर्म लिखने लगा हूँ। एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज एज एक्यूरेट एज its least accurate input data। देखें बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब डिफरेंट रकमें, डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही होती हैं तो आंसर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आएंगी। तो वो हमने देखा था कि जो क्वेश्चंस के अंदर जो इनपुट डाटा है उसमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो वैल्यू है आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। ये वाली बात हमने पढ़ी थी। तो देखिए, ये उसी बात को हमने मतलब सेइंग की ज़ुबान में, ओल्ड सेइंग की ज़ुबान में लिखा है कि एन एक्यूरेट मेजरमेंट वो कितनी एक्यूरेट होगी, इज़ एज एक्यूरेट, वो इतनी एक्यूरेट होगी एज इट्स लीस्ट एक्यूरेट इनपुट डाटा। जो उसके इनपुट डाटा जो आपको दिया गया है उसमें जो सबसे लीस्ट एक्यूरेट होगा उतनी ही वो एक्यूरेट होगी। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। जी बेटा, छठा शार्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमें रीजंस बताई जाएं एरर की जब आप टाइम पीरियड मेजर कर रहे हों बाय अ स्टॉप वॉच। यही क्वेश्चन है कि स्टॉप वॉच की मदद से आपने टाइम पीरियड मेजर किया तो उसमें जो एरर्स आ सकती हैं उनकी रीजंस क्या हैं। तो ये तो सिंपली है, चाहे कोई भी मेजरमेंट की जा रही हो, एरर की 3 ही रीजंस हैं। नंबर 1 रीज़न आपने अपने टॉपिक में पढ़ी थी, नंबर 1 रीज़न थी नेग्लिजेंस।
नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। देखें जी कि वो जो शख्स स्टॉप वॉच को यूज़ कर रहा है वो गफलत बरत ले या उसका एक्सपीरियंस ही ना हो इस्तेमाल करने का, उसको पता ही ना हो कि किस वक्त स्टॉप वॉच का वो बटन प्रेस करना है, किस वक्त स्टॉप वॉच का बटन प्रेस नहीं करना, तो ये रीज़न हो सकती है जो है टाइम पीरियड को रॉन्ग मेजर करने के अंदर। और दूसरी है इन द फॉल्टी ऑपरेटर्स, ऐसा भी हो सकता है कि बी फॉल्टी स्टॉप वॉच जो है वो ही ठीक ना हो, उसके अंदर प्रॉब्लम हो, वो सही मेजर ही ना करती हो, तो ये भी रीज़न हो सकती है एरर आने की। और तीसरा है कि इन अप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। थर्ड वन है इन अप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। देखें आपने टाइम पीरियड मेजर करना है, लेट्स सपोज सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करना है, तो सिंपल पेंडुलम की एक्सट्रीम पोजीशन होती हैं कि पूरा चक्कर कंप्लीट करने के बाद जब दोबारा इस पोजीशन पर आए तो टाइम पीरियड आप मेजर कर सकते हैं। तो वो हो सकता है उसे पता ही ना हो टेक्निक का, वो ऐसा करे कि जिस वक्त ये सिंपल पेंडुलम इस एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रहा है उस वक्त स्टॉप वॉच को प्रेस करे और जब यहाँ पे पहुँचे तो फिर दोबारा से प्रेस कर दे, तो वो उसको मालूम ही ना हो पूरी टेक्निक का कि भाई वापस आने का भी इंतज़ार करना है। तो देखें टेक्निक के अंदर जो है इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, उसकी वजह से भी आपका एरर आ सकता है। तो यही तीनों रीजंस हैं, इन्हीं तीनों रीजंस को स्टॉप वॉच की ज़ुबान में बयान कर देना है, तो दैट विल बी योर आंसर। जी बच्चों, हमारा 7वां शॉर्ट क्वेश्चन है कि डज डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट के बारे में क्या कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है। देखिए बेटा, कांस्टेंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हम न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखें, F = G m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ये G जो है ये कांस्टेंट है। और इसी तरीके से मैं एक और कांस्टेंट टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड = 2 पाई √L/G। ये जो 2 पाई है दैट इज़ आल्सो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो लेकिन इन दोनों कांस्टेंट्स में फ़र्क है। ये ऐसा कांस्टेंट है विच इज़ नॉट द क्वांटिटी विच हैज़ नॉट एनी यूनिट्स, इसके अंदर कोई यूनिट नहीं होते। जबकि ये जी की वैल्यू है ये तो बाकायदा, यानी कि इसका अपने यूनिट्स होते हैं, ये एक बाकायदा क्वांटिटी है। तो जी डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो हमेशा उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जिनमें जो क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो ये यकीनन जो डायमेंशनल एनालिसिस will give the information about the G or about any constant which has the base units in it. Dimensional analysis will not give any information about the constant which has no base units at all, जिसका base units के साथ कोई लिंक नहीं है, तो उसके बारे में dimensional analysis भी कोई information नहीं देगा। For example, in the term 2 pi is also constant and dimensional analysis will not give any information about the 2 pi. Hope so it will be the answer. जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि what are the dimensions of pressure and density। प्रेशर की डायमेंशन बतानी है, साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें तो इसको डायमेंशन ही कहते हैं, और डेंसिटी की भी हमें ये देखना होगा कि प्रेशर का फार्मूला क्या है। प्रेशर का जो डेफिनेशन है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप इसे कह सकते हैं कि प्रेशर की डायमेंशन, प्रेशर को वैसे P से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, प्रेशर की डायमेंशन बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया की डायमेंशन, यानी कि P की डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन। फोर्स के बारे में आपको पता है फोर्स क्या चीज़ है, फोर्स = m में होती है। ठीक है जी, मैं डायरेक्ट इनको आगे कन्वर्ट करते रहता हूँ, ma डिवाइडेड बाय एरिया। मास को अगर डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर लिखें तो कैपिटल M से लिखते हैं। एक्सेलरेशन को डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो लेंथ पर टाइम स्क्वायर है।
नीचे चलते हैं। एरिया, एरिया जो है वो लेंथ स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि लेंथ ज़रा लेंथ होता है, लेंथ ज़रा विड्थ होता है, तो इसकी जगह पर आप लेंथ स्क्वायर लिख सकते हैं। ये लेंथ स्क्वायर जिस वक्त बटे से ऊपर की तरफ जाएगा तो पावर -2 हो जाएगी। ये आपका प्रेशर के डायमेंशन आ गई, मास 1 - 2 यानी कि पर लेंथ पर टाइम स्क्वायर, ये प्रेशर का आपका डायमेंशन आ गई। अब इसी तरह डेंसिटी की डायमेंशन की तरफ जाते हैं। डेंसिटी जो है, डेंसिटी का फार्मूला हमें पहले आना चाहिए। डेंसिटी की डायमेंशन बराबर है मास बटा वॉल्यूम, ये डेंसिटी का फार्मूला है। तो मास बटा वॉल्यूम की जो डायमेंशन आएगी वही डेंसिटी की डायमेंशन होगी। तो दैट मास को जब हम डायमेंशन की सेंस में लिखते हैं तो कैपिटल एम के साथ लिखते हैं, और इसी के से वॉल्यूम जो है वो लेंथ क्यूब के बराबर होता है, चूँकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, इसको वॉल्यूम कहते हैं। तो ये डिवाइडेड बाय लेंथ क्यूब, इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा ml की पावर -3। ये डेंसिटी की डायमेंशन आपकी निकल आई जी। तो बच्चों अब शार्ट क्वेश्चन नंबर 1.9 की तरफ आते हैं। 1.9 में ये तकरीबन न्यूमेरिकल टाइप सा शार्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर उन्होंने डिफरेंट डायमेंशन दे दी हैं। इन्होंने डायमेंशन दी है आपको, लैम्डा की डायमेंशन दे दी है। लैम्डा की डायमेंशन इज़ इक्वल टू, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ को कहते हैं बाय द वे, उसकी डायमेंशन दे दी है, दैट इज़ लेंथ। और फिर उन्होंने नेक्स्ट डायमेंशन दे दी है, v की डायमेंशन दे दी है, v स्पीड है और उसकी डायमेंशन है लेंथ पर टाइम। ये हमें डायमेंशन ना भी दें फिर भी हमें इन डायमेंशंस का ज़बान ही पता है। और तीसरी डायमेंशन उन्होंने फ्रीक्वेंसी की दे दी है कि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है पर टाइम। और उन्होंने कहा है कि भाई फार्मूला चेक करें, दो फार्मूलाज दिए हैं, इनमें से कौन सा फार्मूला ठीक है। एक फार्मूला दिया है उन्होंने F इज़ इक्वल टू वी लैम्डा, और दूसरा फार्मूला उन्होंने दिया है F इज़ इक्वल टू V बाय लैम्डा। बेटा देखें, सो सिंपल है। अगर किसी फार्मूले की करेक्टनेस चेक करनी हो तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालें और राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालें, दोनों इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब है वो फार्मूला ठीक है। और अगर वो दोनों साइड्स इक्वल ना आए तो इसका मतलब है वो वाला फार्मूला रॉन्ग है। मैं इसको आगे मजीद सॉल्व नहीं करता, आपके लिए छोड़ता हूँ, लेकिन ज़बानी आपको बता देता हूँ। देखें बेटा, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या आती है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन तो आ गई पर टाइम, ये वाली बात हमें क्लियर हो गई। राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में वी की डायमेंशन है लेंथ पर टाइम और लैम्डा की डायमेंशन है लेंथ, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, लेंथ स्क्वायर पर टाइम आ जाएगा। तो लेंथ स्क्वायर पर टाइम और ये इक्वल की साइड पर सिर्फ पर टाइम है, तो ये फार्मूला जो है इज़ इनकरेक्ट। अब जबकि दूसरे फार्मूले की तरफ देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे वही पर टाइम है, जबकि राइट हैंड साइड पर वी की लेंथ पर टाइम हो गई और डिवाइडेड बाय लेंथ हो गई। लेंथ से लेंथ जो है वो कैंसिल हो जाएगी और सिंपली पर टाइम रह जाएगी। इसका मतलब है दैट फार्मूला इज़ करेक्ट एंड दिस फार्मूला इज़ इनकरेक्ट। ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, या न्यूमेरिकल कहें या शार्ट क्वेश्चन कहें।